नमस्कार। 3 लोकसभा सीटों के और 4 राज्यों के विधानसभाओं में कुछ उपचुनाव जो हुए उनके नतीजे आ चुके हैं और आप सबको पता भी हो गए होंगे। लोकसभा की बात करें क्योंकि बहुत प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव थे और काफी ताकत लगी हुई थी और लोगों को उसका रुख का पता चलना था। तो वो रुख तो भी आपको पता लग गया होगा कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ यानी कि जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का एक जमाने में गढ़ रहा था, वो अब उनका नहीं रहा। और उसी तरीके से जो गढ़ आजम खान का था, आजम का जो गढ़ था रामपुर, अब वो उनका नहीं रहा। रामपुर में भी ऐसी हार होगी ये सपने में किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मामला संगरूर का रहा, जहां से भगवंत मान जो अभी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो परंपरागत सीट थी जिससे वो जीतते रहे थे और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्हें सीट खाली करनी पड़ी तो वो उनकी सीट से उनके उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा और सिमरनजीत सिंह मान जीत गए। जी हाँ, वही सिमरनजीत सिंह मान, विवादास्पद सिमरनजीत सिंह मान, जो अकाली दल अमृतसर के नेता रहे हैं और बड़े कार्यकर्ता रहे हैं और एक जमाने में काफी विवादास्पद इस भिंडरावाले और भिंडरावाले को लेकर के बहुत, उनके समर्थन को लेकर के बहुत वो उनकी चर्चा होती रही है। अब उम्रदराज हो गए हैं लेकिन उसके बाद भी उनकी खनक बाकी है और ये उन्होंने इस उपचुनाव से दिखाया। जो 4 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें त्रिपुरा थी, त्रिपुरा में कई सीटों पे चुनाव थे और 4 से मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ 4 सीटों पे चुनाव हुए थे। उनमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली और भारतीय जनता पार्टी की जीत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले विप्लव देव वहां से हटाए गए और मानिक जो है वहां से मुख्यमंत्री बने गए और उनके लिए एक सीट खाली हुई, जीती गई और वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा आप आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की पार्टी जीत गई और मुख्यमंत्री जगन रेड्डी का फिर से दबदबा कायम होता हुआ दिखा। और झारखंड का आप जानते ही हैं, झारखंड में झामुमो की सरकार है, कांग्रेस से समर्थन दे रही है और कांग्रेस का उम्मीदवार था जो जीत गया, जिससे उन दोनों का जो फेविकोल है वो थोड़ा सा मजबूत होता हुआ अब फिलहाल, जबकि हेमंत सोरेन की सरकार बहुत फंसी हुई है, दुविधा में है और आरोपों और उसका सिलसिला जारी है। पता नहीं वो इस हालत में है कि कब उनके खिलाफ आरोप पत्र हों और फिर वो उनको सरकार जानी पड़े और फिर ये सवाल उठेगा कि वो किसको मुख्यमंत्री मनोनीत कर रहे हैं। मैं जानबूझ के शब्द मनोनीत कर रहा हूँ, उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, या तो वो पत्नी को करेंगे या फिर पिताजी फिर शिबू सोरेन जो बहुत उम्रदराज हैं उनको करेंगे। उनके सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। हाँ, रास्ता है लेकिन वो रास्ता बड़ा लंबा है और उस पर दूसरे लोग कितना सहमत होंगे ये देखना होगा। आपको याद होगा कि अभी मैं इस पे ही थोड़ी सी बात पहले कर लेता हूँ। आपको याद होगा कि पहले जब ये राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के बातचीत चल रही थी तो झामुमो ने, जो कि एनडीए की नहीं है, विपक्ष की है, और यशवंत सिन्हा को वोट देने की बात थी, लेकिन अब वो कहने लगे था कि नहीं, अगर हम क्योंकि आदिवासी का मामला था, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं और आदिवासी बहुल राज्य है झारखंड, तो उनके खिलाफ जाता था हेमंत सोरेन के, तो फिर भी उन्होंने बार्गेनिंग करने की कोशिश की और कहा कि इस मुर्मू को समर्थन देने से पहले वो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री से बात करेंगे। तो गृह मंत्री से आप क्या बात करेंगे जब आपके ऊपर सीबीआई के मुकदमे, ईडी के मुकदमे और न जाने क्या क्या चल रहा है, ये हम सब समझते हैं। लेकिन वो वहां अभी कोई हरी झंडी मिली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को भी देखना होगा कि अगले चुनाव में क्या वो इनके साथ जाने के लिए तैयार होंगे, संभावना है या नहीं है, ये एक अलग सवाल है और एक अलग रोचक बात है। दिल्ली का उपचुनाव आप सब जानते हैं कि दिल्ली में अभी उपचुनाव हुआ और दुर्गेश पाठक जो आम आदमी पार्टी के युवा नेता रहे हैं, राघव चड्ढा क्योंकि विधानसभा से राज्यसभा में चले गए थे और उनकी सीट खाली हुई थी,
तो इसलिए उसको राघव चड्ढा की जगह पर दुर्गेश पाठक चुनाव कंफर्टेबल मेजोरिटी से, उतनी ज्यादा मेजोरिटी से तो नहीं जीते, लेकिन तब भी 11,000 वोटों से ज्यादा से वोट जीत गए हैं। और आपका दिल्ली गढ़ रहा है, इसलिए पहले से भी किसी को शक नहीं था कि आम आदमी पार्टी वहां पर हारेगी। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव अपने आप में बहुत रोचक रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं और दोनों ही सपा का एक तरीके से गढ़ मानी जाती रही है। आप आजमगढ़ के बारे में तो ये है कि क्योंकि अखिलेश यादव ने विधानसभा में रहना उचित समझा, और रामपुर का भी यही रहा था। रामपुर में भी आजम खां क्योंकि थे तो उनको भी वहां रहना था, तो वो सीटें खाली होने के बाद में चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, और अखिलेश यादव को लग रहा था कि कैट वॉक होगा और बहुत आसानी से दोनों चुनाव जीत लिए जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन भी उसी तरीके से किया गया। अखिलेश ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को टिकट आजमगढ़ से दिया, और रामपुर में जो टिकट दिया गया वो आजम खान के एक बहुत ही दाहिने हाथ मारे जाने वाले सज्जन को दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी रामपुर में एक कभी आजम खान के दाहिने हाथ रहे घनश्याम लोधी को टिकट दिया और उन्होंने जीत हासिल कर ली। ये जीत होती नहीं होती तो भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो स्थिर रहती चीजें। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ये जीत गई है तो अपने आप में उसके बहुत निहितार्थ हैं। निहितार्थ हैं, भाजपा गदगद है और भाजपा को लगता है कि इसके बाद 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश में बहुत साफ है और उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं है। ये बात भी सही है क्योंकि अब आपका रास्ता खुल गया है, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये चुनौती ना देने की स्थिति कैसे हुई, जो बहुत महत्वपूर्ण अंडरलाइन करने की बात है कि ये चुनौती ना देने की स्थिति कैसे हुई। दरअसल हुआ ये है कि वहां आजमगढ़ में जो सबसे महत्वपूर्ण था सीट थी, वहां पर जो दिनेश लाल यादव को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था। दिनेश लाल यादव ये वही हैं जो निरहुआ रिक्शा वाला फिल्में भोजपुरी में इनकी बहुत हिट रही हैं और काफी चर्चित हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी से लड़ भी चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा था उन्हें, और तीसरी बार ये इनको उपचुनाव के जरिए मौका मिला था। और किस्मत देखिए कि वो आगे आ गए, और अब उनकी वजह से अब भोजपुरी फिल्मों के 3 बड़े अभिनेता मनोज तिवारी, रवि किशन और ये खुद संसद में होंगे। और मुझे नहीं लगता कि हिंदी फिल्मों का कि कोई बड़ी इतनी ज्यादा प्रतिनिधित्व है। हेमा मालिनी है वहां पर, और जो बड़े नामों में है सनी देओल है। हेमा मालिनी तो फिर काफी सक्रिय रहती है, सनी देओल की सक्रियता का हम सबको पता है कि कोई खास नहीं नजर आती है। और अन्य राज्यों से भी को बहुत अभिनेता एक दो के आसपास हैं दक्षिण से, और हाँ तृणमूल कांग्रेस से ये सिलसिला बड़े लेवल पे रहा है, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। तो भोजपुरी सिनेमा जो बहुत बिल्कुल छोटा सा है, जिसका जो भोजपुरी सिनेमा का जो आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन जो है सिनेमा जगत में, पूरे देश के सिनेमा जगत में उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी 3 अभिनेता वहां पर हैं। निरहुआ के जाने की जो कहानी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि निरहुआ का जो है वो उन्होंने जो हराया है धर्मेंद्र यादव को, और धर्मेंद्र यादव को 8,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। धर्मेंद्र यादव 8,679 वोटों से हार गए हैं, लेकिन इस हार के पीछे भी एक और बड़ी चीज बची हुई है जिसको हमें देखना बहुत जरूरी है। हार के पीछे के कारणों पर अगर आप जाएंगे तो वो है वहां पर
बसपा का उम्मीदवार अपने आप में पुराना रहा है वहां पर, और उन्होंने वहां जो चुनाव पहले भी लड़ा था और ठीक ठाक वोट उनको मिले थे वहां पर। उपचुनाव में के दौरान जो है जो बसपा का उम्मीदवार था, जो बसपा आमतौर पे ये देखा जाना चाहिए या समझा जाना चाहिए कि बसपा का उम्मीदवार जो है आमतौर पे बसपा जो है वो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा रह सकती है, लेकिन इस बार कुछ अलग कहानी हुई और उस कहानी की वजह से जो है वो पासा पलट गया। बसपा के उम्मीदवार शाह आलम थे। शाह आलम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और ठीक ठाक वोट पा चुके हैं। शाह आलम को गुड्डू जमाली नाम से भी जाना जाता है, वहां के प्रमुख दिग्गज जिसे कह सकते हैं उस एरिया के नेता रहे हैं, और पहले सपा में ही थे, सपा के बाद बसपा में आए और सपा से उनको उम्मीद थी कि कुछ सहारा मिलेगा, जो नहीं मिला। और गुड्डू जमाली को जितने वोट मिले हैं आपको जान के ताज्जुब होगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहता है। गुड्डू जमाली को जो है वो 2,66,000 के आसपास वोट मिले, और धर्मेंद्र यादव को, जो पहले लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, अनुभवी सांसद हैं, बहुत अच्छा बोलते रहे हैं, लोकसभा में उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया था अखिलेश यादव ने, तो उनको अब जब उपचुनाव में उतारा तो मात्र 3,04,089 वोट उनको मिले। धर्मेंद्र यादव की शख्सियत को बिगाड़ने का काम ये उपचुनाव करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उनको पहली बार तो टिकट नहीं मिला और दूसरी बार जब मिला तो हार गए। इस चुनाव में उपचुनाव में ये देखना होगा कि अखिलेश यादव की क्या भूमिका रही। अखिलेश यादव की भूमिका ये रही कि उन्होंने गुड्डू जमाली नाम के नेता जो बसपा के थे उनको रोकने की कोशिश नहीं की, अपने पास रखने की कोशिश की नहीं, और बसपा ने कोशिश की उनको उतार देने की। बसपा ने एक मौका दिया कि नहीं तुम आगे बढ़ो, और गुड्डू जमाली ने पूरा खेल समाजवादी पार्टी का खराब कर दिया। समाजवादी पार्टी ये सीट हार गई, और जितना मुस्लिम वोट बैंक था, अल्पसंख्यकों का था, बसपा का था, वो फिर उसके खाते में आ गया। बसपा के लिए चुनाव एक बड़ी राहत भरा भी होगा। बसपा की भूमिका, बसपा का प्रदर्शन पिछले दिनों बहुत खराब रहा था, और पिछले 1-1.5 साल से तो बिल्कुल ही बुरी स्थितियां रही हैं। विधानसभा में चुनाव बहुत, उनकी उपलब्धि 1 सीट की रही है। ऐसे में ये उपचुनाव जो है बसपा की ताकत को एहसास कराएगा, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को भी एहसास कराएगा कि उससे वोटर नाराज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वोटर, मुस्लिम वोटर जो उसकी तरफ आकर्षण था वो बिल्कुल चला गया, और बसपा का मूल वोट बैंक भी शायद इस बार लौटा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास अक्सर रहता है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नंबर ज्यादा थे, भारतीय जनता पार्टी का आधार थोड़ा और जगह पे थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ, तो उससे क्या हुआ कि बसपा को बसपा तीसरे नंबर पे ही रह गई। ये बात दूसरी है कि 2,66,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहना कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हार होती है, और हमें ये समझना होगा कि इस हार के अर्थ और भी क्या क्या होंगे। इससे पहले रामपुर जो लोकसभा चुनाव का उपचुनाव था उसमें घनश्याम सिंह लोधी जीते, और घनश्याम सिंह लोधी ने उन्हें 42,192 वोटों से हराया समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आसिम रजा को। मोहम्मद आसिम रजा, जैसा कि पहले भी बता चुका हूं मैं, आजम खान के बहुत प्रिय रहे हैं। घनश्याम भी आजम खान के एक जमाने में प्रिय रहे, लेकिन उनको जब घनश्याम सिंह को बढ़ावा नहीं मिला तो वो अलग हो गए, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लपट लिया। आजम खान की हार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। आजम खान इस उपचुनाव में बड़े चेहरे बन के उभरे थे, खूब हेलीकॉप्टर लेकर के आजमगढ़ भी घूमे, और रामपुर में तो इन्होंने काम करने किया ही किया, जबकि अखिलेश यादव कहीं पे भी चुनाव प्रचार में नहीं उतरे। ये उनको ना उतरना चुनाव प्रचार में उनके लिए घातक सिद्ध होगा, और शायद आने वाले दिनों में इसकी और भी मुश्किलें सामने इनको लेकर के आ सकती हैं। अब
ये हमें समझना होगा कि क्या मुस्लिम वोट बैंक अब छितर गया है, एक क्या भारतीय जनता पार्टी का विस्तार इतना हो गया है कि वो वहां से भी उसको ठीक से वोट मिल रहे हैं, दो तीसरा बसपा का क्या वोट बैंक वापस आ रहा है। तो ये सब जो सवाल है ये इतने आसान नहीं, ना ही अभी बसपा के वोट बैंक को लेकर के सवाल किए जा सकते हैं, क्योंकि वो एक सीट का मामला, फिर 80 सीटों को देखना, अलग अलग चीजें होती हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की दलों में एकता नहीं हुई तो सब बंटाधार उनका होना पक्का है। और अब विपक्षी एकता के भी आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं, खासतौर से जिस तरीके से पिछले उपचुनाव विधानसभा चुनाव में जो हालत हुई थी, जो बर्बादी विपक्ष की अलग अलग लड़ने से हुई, उसके नतीजे क्या है ये हम सब जानते हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक ठीक ठाक तरीके से ठीक वोट बैंक लेकर के आगे आई थी, उसका 5% वोट बढ़ा भी था, लेकिन उसकी इस बार की लापरवाही उसको बिल्कुल बहुत ही सोचने पर विवश करेगी कि हमने ये चुनाव लड़ा तो क्यों नहीं लड़ा। संगरूर की जीत जो है वो सिमरनजीत सिंह मान की जीत, भले ही आप माने ना माने, जीते तो है ही, वो तो जीत है। तो एक तरीके से वो जीत जो है वो किसकी जीत है? क्या वो जीत कट्टरपंथियों की जीत मानी जाएगी? क्या वो जीत कुछ और इशारा दे रही है कि प्रदेश में बहुत कुछ अच्छा बुरा हो सकता है? अभी से भी कुछ खबरें ऐसी आने लग गई हैं जो बहुत ही हमें उत्साहित नहीं करती हैं। लेकिन मान के लिए, जरूर भगवान मान के लिए ये एक सबक होगा। ये बात दूसरी कि उनकी सरकार पे कोई खतरा नहीं है, ना ही उनकी अभी सत्ता पे कोई खतरा है, लेकिन अब उन्हें बहुत ही सतर्क होकर काम करना होगा। विद्रोह या की स्थिति तो खैर तक अभी होने वाली नहीं है वहां पर आम आदमी पार्टी में, लेकिन उनको अपनी परफॉर्मेंस ऐसी रखनी होगी ताकि वो किसी की निगाह पे ना खटके और ना ही आला कमान को कुछ और सोचने पर मजबूर होना पड़े। तो भगवंत मान की ये व्यक्तिगत हार, इसे मैं मानता हूं, और भगवंत मान की इस हार को उन्हें समझना होगा, समझाना होगा, और एक मुख्यमंत्री के तरीके से, एक बड़े मुख्यमंत्री के तरीके से, एक बड़े अपेक्षाकृत ठीक ठाक राज्य के मुख्यमंत्री की हैसियत में उन्हें काम करने के लिए आगे आना होगा और पूरा सरकार पर नियंत्रण रखना होगा ताकि कोई ऐसी बात ना होने पाए जो किसी भी एक वर्ग को के दिल में लगे, चोट लगे। और ये चोट लगी जिसका ये नतीजा था कि सिमरनजीत सिंह मान आगे आ गए। खैर ये उपचुनाव है, इससे बहुत सारी चीजें बहुत देखी नहीं जा सकती, लेकिन कुछ निष्कर्ष जरूर है कि आपको किसी भी तरीके से विपक्ष को अगर अब जिंदा रहना है, विपक्ष को आगे आना है, और भारतीय राजनीति या लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि विपक्ष मजबूत विपक्ष रहे, तो उसको एकजुट होकर काम करना होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो वो अपने तरीके से काम करेगी और उसको पूरा हक है कि अपनी सरकार के आधार को, अपने वोट बैंक के आधार को बढ़ाए। लेकिन विपक्ष का जो जिम्मेदारी है सवाल उठाने की, सवाल करने की और लड़ने की, मिलकर लड़ने की, वो उस पर बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।